हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखे होंगे। चिल्ड्रन, इन द लास्ट वीडियो दैट इज पार्ट 5 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पार्टिकल नेचर, इन विच वी स्टडीड अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। Okay, now in the sixth video of atomic structure we are going to study about the spectrum. In our daily life we have seen many times rainbow in the cloudy atmosphere. So rainbow when formed, then you observe that 7 colors are appear in the atmosphere. Okay, तो ये जो है हमारे 7 कलर्स का जो रेनबो होता है वो एक स्पेक्ट्रम है। तो डेफिनेशन क्या होती है स्पेक्ट्रम की? स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हेन वाइट लाइट वही होती है जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे ट्यूबलाइट्स की लाइट हो या बल्ब की लाइट हो। तो जो सनलाइट है या जो वाइट लाइट है उसको जब हम किसी प्रिज्म से पास आउट करते हैं, प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें से जब व्हाइट लाइट को हम पास आउट करते हैं तो इसमें से हम एक 7 कलर का एक पैटर्न जो है वो स्क्रीन पर ऑब्जर्व करते हैं। इस 7 कलर के पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। तो डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म देन द व्हाइट लाइट इज स्कैटर्ड इन द 7 कलर्स पैटर्न और बैंड। दिस 7 कलर पैटर्न और बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम। Children, the spectrum is of two types. One is known as emission spectrum and another one is known as absorption spectrum. We are going to study these two spectrums. Now, first 2 points are very important to learn in our topic. Number 1, the 7 color in which red color is obtained have a maximum wavelength. We studied this red color in the last video. The red color have maximum wavelength, therefore its deviation is minimum. जब ये डेविएट होगी तो इसका डेविएशन काफ़ी कम होता है, इसका जो एंगल होता है वो काफ़ी कम होगा। हाउएवर तो वॉयलेट कलर जो होगा उसका वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। वेवलेंथ कम होने की वजह से इसका जो डेविएशन होगा वो ज़्यादा होगा। हम इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि रेड या जो 7 कलर्स होते हैं वाइट कलर के, उनमें वॉयलेट कलर का जो डेविएशन है वो ज़्यादा क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू मैक्सिमम डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर? उसका रीज़न क्या होगा? ड्यू टू इट्स मिनिमम वेवलेंथ इट्स डेविएशन इज मैक्सिमम। हमें ध्यान रखना है। अब अभी हमने कहा कि जो स्पेक्ट्रम होता है ये 2 टाइप्स का होता है। वन इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अनदर वन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों पहले हम बात करते हैं हमारे एमिशन स्पेक्ट्रम की। जरा देखते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम नाम भी आ रहा है एमिशन। एमिशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हम एक वेसल लेते हैं और उस वेसल के अंदर हम एक एटॉमिक गैस को इसमें भर देते हैं। एटॉमिक गैस में भी हाइड्रोजन एटम, में भी सोडियम एटम, कोई भी जो गैसियस फॉर्म में जो गैस है उसको लिया जाएगा। तो हमने एक वेसल लिया और इस वेसल के अंदर हमने क्या ले लिया? कोई भी एटॉमिक गैस को लिया। इट मे बी हीलियम, इट मे बी नियोन, इट मे बी हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो कोई भी एटॉमिक गैस को इसको हमने लिया और एटॉमिक गैस को लेकर के हम इसको क्या करेंगे? हीट कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिकली इसको हीट किया जाता है। हम ध्यान रखेंगे, इसको हमने इलेक्ट्रिकली हीट किया। जब इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाएगा तो इससे हमें एक स्पेक्ट्रम जो है ऑब्जर्व होगा। हमें फिल्म क्या जो स्क्रीन है वो लगा देंगे और जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व होगा वो स्पेक्ट्रम जो है पर्टिकुलर कलर का, पर्टिकुलर वेवलेंथ का होगा। हम कहेंगे पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो है हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसी को हम जो है लाइन स्पेक्ट्रम या इसी को हम जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एक और नाम इसको दिया जाता है वो होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है वो इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, हमें जानते हैं कि जो वाइट लाइट होती है इस वाइट लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। हम ये जानते हैं इसकी रेंज ये है। तो जब ये स्पेक्ट्रम बनेगा तो इसके अंदर 4000 स्पेक्ट्रम वाली जो लाइन है वो मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। 400 वाली जो है वो मिल जाएगी, 404 वाली मिल जाएगी या 405 की मिल गई। तो बीच में कोई जगह जो है इसकी खाली रह जाएगी तो कोई पर्टिकुलर कलर जो है इसका गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना।
डिस्क्रीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें से कोई ना कोई जो वेवलेंथ जो है वो इसमें से गायब हो जाएगी, इसीलिए इसको कहा जा रहा है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इसको कहा जा रहा है। हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ऐसा हुआ क्यों? हमें जानते हैं कि जो एटम होता है, उस एटम, हम एटम के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। मान लीजिए कि हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है और ये इसका क्या हो गया, थर्ड शेल। तो जब एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने n = 1, ये n = क्या होगा 2 और ये n = 3, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो फर्स्ट शेल से कोई इलेक्ट्रॉन जब सेकंड शेल में जाता है तो ये क्या हो गया, आप जरा देखिए, फर्स्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है उस शेल को क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है, therefore इट इज स्टेबल। लेकिन हमने एटम को क्या दी है, एनर्जी प्रोवाइड की है। तो एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन जो है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट चला गया, विच इज अनस्टेबल ड्यू टू हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी होने के बाद में जब ये वापस लौट के आएगा, तो बताया हुआ है जब ये वापस लौट के आएगा तो जितने अमाउंट की एनर्जी को यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसने एब्जॉर्ब किया था, उतनी एनर्जी का ये यहाँ पर एमिशन करेगा, एमिट रेडिएशन। और उसी रेडिएशन को हमने क्या दिया हुआ, स्पेक्ट्रम, और उसी स्पेक्ट्रम को नाम दिया गया है एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको कहा गया है। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोडियम या नमक जो है उसको आप जब गैस पे गर्म करते हो तो गर्म करने पर वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है। तो उसके येलो कलर के पीछे क्या रीज़न है कि जो उसके एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट चले जाते हैं। और ठंडा होने पर जब वो वापस लौट के आते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो हमें ऑब्जर्व कराते हैं। ये पर्टिकुलर रेडिएशन जो है वो मे बी रेड हो सकती है, मे बी येलो, मे बी पर्पल, मे बी ग्रीन। तो इस तरह से जो हमें वेवलेंथ मिलती है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को, स्पेक्ट्रम को ही हम क्या नाम देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी किसी एटॉमिक गैस या किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो हीट करने पर उसका एटॉमिक जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर एनर्जी अब्जॉर्ब करके मूव कर जाता है। बट द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल ड्यू टू हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट एंड बाय लूजिंग energy which is absorbed during moving the actual state, which is emitted in the form of radiation. When the radiation is taken as a spectrum, then the spectrum is known as emission spectrum. This emission spectrum is also known as line spectrum, also known as atomic spectrum, and also known as discrete spectrum. आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारे पास में emission स्पेक्ट्रम हो गया। और इसका जो दूसरा जो स्टेप होता है बच्चों, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम ध्यान रखेंगे उसको क्या लिखा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आपने एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था तो आपको वॉयलेट कलर मिला, रेड कलर मिला, ग्रीन मिला, लेकिन बीच में येलो कलर गायब हो गया। तो वो येलो कलर जो गायब हुआ वो किस वजह से हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रम के कारण। जो कलर आपको यहाँ पर गायब मिल रहा है, जो ओवरलैप मिल रहा है या आपको जो नहीं मिला, वो आपको कहाँ जाके मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कोई वेसल ली और उस वेसल के अंदर हमने कोई एटॉमिक गैस को लिया, लेकिन इसको कौन से फॉर्म में लिया हुआ है, कोल्ड फॉर्म में लिया हुआ है। इस दौरान जो हम इसका स्पेक्ट्रम लेंगे, वो जो इसके हमने क्या किया, फोटोन एक्सपेक्ट किए, तो वो रेडिएशन जो है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई शर्ट है, उसका कलर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सनलाइट इस ग्रीन कलर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो 7 कलर में से जो ग्रीन कलर है उसको इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है, और 7 कलर में से 6 कलर जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उस एब्सेंस ऑफ ग्रीन कलर की वजह से ही हमें उसका कलर कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया हमारे पास में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब हो जाने से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें उस कलर की जगह पर हमें डार्क लाइंस मिलेगी। तो उस स्पेक्ट्रम को ही क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम का ही रेसिप्रोकल है या उसका अपोजिट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पेक्ट्रम की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन एटम से बनने वाले स्पेक्ट्रम की। बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है। तो हम अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात करी थी, तो अब बात करते हैं हमारे हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की।
तो बच्चों हमने यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम के लिए लीनियर स्पेक्ट्रम यानी एमिशन स्पेक्ट्रम की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम सपोज हम मान लेते हैं कि इसका जो लोअर पार्ट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारे पास n=1 हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, n=1 है। ये हमारे पास n=2 यानी शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल 4, शेल 5, शेल 6, शेल 7 एंड इसी तरह से इन्फिनिटी तक हमने इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एनर्जी दे करके एक्साइटेड स्टेट में भेजा, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लौटेगा, तब ये जितनी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया था ऊपर जाने के लिए, एक्साइटेशन जाने के लिए, उतनी ही एनर्जी का ये लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया वो कुछ इस प्रकार से है। वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो n=2 से n=1 में आ सकता है, या n=3 से n=1 में आ जाए, या n=4 से n=1 में आए, या n=5 से n=1 में आता है, या n=6 से n=1 में आ जाए, और लास्टली n=7 जो शेल है वहाँ से 1 में आ जाए। तब ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है या जो लाइन में जो रेड मिलती है उसको लिखा गया बच्चों लाइमन सीरीज। बच्चों क्या बोला गया इसको, लाइमन सीरीज इसको कहा गया। लाइमन साइंटिस्ट का नाम है, तो लाइमन ने इसको थोड़ी डिस्कवरी की थी। और ये जो सीरीज है बच्चों ये हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। कहाँ मिलती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। इसी प्रकार से सेकंड केस ये भी है कि जो हमारे हायर इलेक्ट्रॉन है वो n=2 में आ जाए, यानी n=3 से n=2 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 से 2 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 5 से इलेक्ट्रॉन 2 में आ सकता है, 6 से इलेक्ट्रॉन 2 में आ सकता है, और इसी प्रकार से 7 से भी इलेक्ट्रॉन 2 शेल में आ सकता है। तब इसको लिखा गया बामर सीरीज। क्या बोला गया बच्चों, इसको बामर सीरीज बोला गया। और ये जो है बच्चों हमारे पास में ये विजिबल रीजन में मिलता है। विजिबल रीजन जिसमें आप लोग एक दूसरे को देख पाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो ये कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो n=3 में भी आ सकता है, यानी वो 4 से 3 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है, 6 से 3 में आ सकता है, और 7 से 3 में आ सकता है। तब इसको कहा गया पास्चन सीरीज। क्या बोला गया इसको बच्चों, पास्चन सीरीज बोला गया। पास्चन सीरीज जो है या इसके बाद भी जितनी भी है ये आपकी सब किसमें आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो n=5 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, और 7 से 4 में आ सकता है। तब इसको कहा गया ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज इसको कहा गया। इसी प्रकार से n=6 से 5 में आ सकता है, या 7 से जो है वो 5 में आ सकता है। तब इसे कहा गया फुंड सीरीज। इस प्रकार से अलग अलग सीरीज के यहाँ पर नाम हुए। तो पास्चन से लेकर के फुंड तक जितने भी हैं ये सब कौन से रीजन मिलते हैं हमको, इंफ्रारेड रीजन में ये सब लाइन्स हमें ऑब्जर्व होती है। तो ये बच्चों हमारे पास में लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री हाइड्रोजन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अब कितनी स्पेक्ट्रल लाइन जो है हमको मिल रही है हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारे पास में स्पेक्ट्रम लाइन निकालने का एक फॉर्मूला होता है विच इज n×n-1/2। ठीक है बच्चों, तो स्पेक्ट्रम लाइन कैसे निकाल सकते हैं, n×n-1/2। n का मतलब क्या है, हायर जो एक्साइटेड स्टेट है वो कहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है ना, जैसे सपोज हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, सपोज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, n=7 से आ रहा है। तो 7 से आने के चांसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, n=7, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6 हो जाएगा। 6 × 7 42, 42/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 21। तो 21 हमें क्या मिल जाएगी वहाँ पर, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल जाएगी। इसी प्रकार से लाइमन सीरीज या बामर सीरीज या पास्चन सीरीज के लिए हमें वो वेव नंबर पूछ सकता है। वेव नंबर हम कल की क्लास में बात कर चुके थे। वेव नंबर क्या है हमारे पास में, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ हमें मिल रही है वो हमारे पास क्या था, वेव नंबर। तो इसी फॉर्मूला से या हम एक और फॉर्मूला यहाँ निकालते हैं जो कि वेव नंबर के लिए होता है। वेव नंबर इक्वल्स टू, हम कैसे निकालेंगे इसके लिए वेव नंबर, तो वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला है इक्वल्स टू 109,677
109,677 into 1/n1² minus 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज लेके हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेव नंबर निकाल सकते हैं। ये जो बच्चों n1 है, ये n1 क्या हो जाएगा, n1 जो है हमारे पास में लाइमन सीरीज है या कोई भी लोअर है तो उसके लिए हो जाएगा n1 जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। जैसे लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, n+1 में। बामर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, 2 में आया है। पास्चन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, 3 में। तो n1 क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव या रिटर्न मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू लेवल। कौन से लेवल में है, लाइमर के लिए n1 है, बामर के लिए n2 है, पास्चन के लिए n3 है और n2 फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन कम। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन चला है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिराइव कर लेते हैं। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल कहते हैं न्यू बार इज इक्वल टू 109,700 into 1/n1² minus 1/n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सिंपल करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम आपने बना ही लिया होगा। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि फॉर लाइमन सीरीज, क्वेश्चन क्या है, फॉर लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से आया है, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट से आया है। हम उसके लिए वेव नंबर निकालना है। क्वेश्चन क्या था, फॉर लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड, देन कैलकुलेट वेव नंबर, ठीक है। हमारे पास आ गया। अब जरा इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। एक्साइटेड क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद में ये हमारे पास जो पहला शेल आता है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। उसके बाद जो अगला आएगा वो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, थर्ड जो आ जाएगा वो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट थर्ड। इसी तरह से हम लोग ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अब लाइमन की जब बात करें तो लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट n=1, ये 2, ये 3 और ये हो गया n=4। तो लाइमन के लिए थर्ड एक्साइटेड उससे एक ज़्यादा, थर्ड के +1 यानी n=4। तो हमारे पास में n2 क्या हो जाएगा, n2 = 4। n1 लाइमन के लिए क्या होता है, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लाइमन के लिए। लाइमन के लिए n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब न्यू बार निकाल लेते हैं हम लोग। न्यू बार = 109,700 into 1/n1²। n1 कितने थे हमारे पास में, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। n2 कितना है हमारे पास में, 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 109,700 into 1/1 माइनस 1/16। तो ये हो जाएगा 109,700 into 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, ओके। तो ये हो जाएगा 109,700 into 15/16। अब इसको सोल्व कर लिया जाएगा। जो भी x वैल्यू आएगी वो हमारे पास में वेव नंबर हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। और इसका यूनिट जो है वो हमने पढ़ा हुआ था मीटर इनवर्स। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर लाइमन सीरीज है तो उसके लिए n1 कितना होगा, 1 होगा। अगर बामर सीरीज है तो उसका n1 कितना होगा, 2 होगा। अगर पास्चन सीरीज है तो उसका n1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ब्रैकेट अगर सीरीज रहती है तो ब्रैकेट के लिए n1 कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब जब लाइमन के लिए n1 1 है तो n2 जो है या तो वो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इसी तरह से इसका n2 जो है वो 3, 4, 5 होगा। हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और फॉर्मूला में डाल करके उस स्पेक्ट्रम के लिए क्या निकालेंगे, वेव नंबर निकाल लेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो के अंदर ये जो स्पेक्ट्रम है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है कि हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप नोट्स डाल लेंगे इसी फॉर्म में। टिल देन गुड बाय एंड गुड डे।